Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics of class 8 and the chapter name is Fundamental Rights and Fundamental Duties. This is the part third video of this chapter. Before video में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे, क्लियर है. At first I want to say that if you haven't watched this video, if you haven't watched before video, I mean that part 1 video and part 2 video, then at first watch part 1 video and part 2 video of this chapter, and you can get the part 1 video and part 2 video link in the description box, or you can also get the part 1 video and part 2 video from I button. आप आई बटन, अभी जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं यहीं पे आई बटन रहता है राइट साइड ऊपर में, है ना. आप यहाँ से भी पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो को देख सकते हैं, क्लियर है. इफ़ यू हैवंट वॉच पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो, एट फर्स्ट वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो वन बाय वन एंड देन वॉच दिस वीडियो, क्लियर है. तो हम लोग बिफोर वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में स्टडी किए थे. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, क्लियर है. आई होप कि आप फंडामेंटल राइट्स को समझ गए होंगे एंड इन दिस वीडियो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लर्न करेंगे, क्लियर है. राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड. राइट्स एंड ड्यूटीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों साथ जाता है ना. ये पॉसिबल है ही नहीं कि सिर्फ हम लोग हमें जो गवर्नमेंट राइट्स दी है तो हम लोग सिर्फ उसी को मतलब लेना चाहें, बट हम लोग क्या कहता है कि जो हमें ड्यूटीज़ हमें जो मिला है उसको अगर हम लोग नहीं करें, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्लियर है. तो ये क्या होता है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम लोग जानते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है ये साथ साथ जाता है. ऐसा पॉसिबल है नहीं कि सिर्फ हमें राइट्स हम लोग अपना लें और अपना ड्यूटीज पूरा नहीं करें, है ना. देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. हम लोग जानते हैं कि एक कॉइन का 2 साइड होता है ना, हेड एंड टेल. एवरी राइट कैरीज विथ इट अ ड्यूटी. जो भी राइट होता है वो उसके साथ एक ड्यूटी भी होता है. इट इज़ पॉसिबल टू एंजॉय राइट्स ओनली व्हेन अदर्स आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़. ये तभी पॉसिबल है राइट्स को एंजॉय करने का जब कोई जो है वही पर्सन ड्यूटीज़ को पूरा करता है तब. राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट. जस्ट आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने घर का. अपने घर में आप सिर्फ अगर आप ये सोचेंगे कि आपको सिर्फ जो आपका राइट है वो आपको सिर्फ मिले. आपका राइट ये है कि आपको पैसा मिले, है ना, आपके फादर आपको पैसा दें, आपके फादर आपको पढ़ाएं, ठीक है, ये आपका राइट है सपोज दैट. और आपका ड्यूटीज़ ये है कि अपने फादर्स का रेस्पेक्ट करें. आपका ड्यूटीज़ ये है कि हम सही से पढ़ें, हम मेहनत करके पढ़ें, है ना. ये आपका ड्यूटीज़ है. सपोज दैट आप सिर्फ राइट्स को लेना चाहते हैं, ड्यूटीज़ पूरा नहीं करते हैं, तो तब क्या होगा, राइट्स भी आपका सही से बरकरार नहीं रह पाएगा, क्लियर है. तो कोई भी राइट्स को एंजॉय करने के लिए ड्यूटी को भी पूरा करना होता है, क्लियर है, चाहे वो कंट्री की बात हो या इवन एक घर की बात हो. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सर्टेन ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स along with their right and the same are given below. इट मीन्स ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिस तरह हमें राइट्स देता है, हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे, 6 फंडामेंटल राइट के बारे में, तो सेम उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिया है जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे. तो फर्स्ट इज रेस्पेक्ट आवर नेशनल सिम्बॉल्स. फर्स्ट हमारा क्या है, रेस्पेक्ट आवर नेशनल सिम्बॉल्स. टू अबाइड बाय द Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल फ्लैग, अपना नेशनल एंथम एंड हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो भी चीज़ें हैं हमारे कंट्री से जो बिलोंग करता है,
उसका रेस्पेक्ट करना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर है? फॉलो नोबल आइडियाज, टू cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom। जो भी हमारे नेशनल स्ट्रगल या फ्रीडम के लिए जो भी नोबल आइडियाज़ था, उसका रेस्पेक्ट करना, उसे फॉलो करना, ये भी हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज टू कीप सॉवरेनिटी इंटैक्ट। सॉवरेनिटी के बारे में मैंने बिफोर वीडियो में बताया था कि सॉवरेनिटी हम लोग उसको कहते हैं सॉवरेन, जैसे हमारा कंट्री है, सॉवरेन कंट्री हमारा है। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा कंट्री किसी एक्सटर्नल यानी अदर कंट्री के अंदर नहीं है। हमारा कंट्री, हमारा देश अपना डिसीजन खुद लेता है, किसी का गुलाम नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं सॉवरेन। क्लियर है? तो इसे बरकरार रखना, इंटैक्ट मीन्स होता है बरकरार रखना, है ना, इसको कायम रखना, ये भी हमारा क्या है? एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी अपने कंट्री का यूनिटी, इंटीग्रिटी को बरकरार रखना, उसे होल्ड रखना, है ना, ये भी हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्लियर है? नेक्स्ट इज टू प्रमोट हार्मनी, है ना, भाईचारा, ब्रदरहुड, promoting harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India irrespective of religious, linguistic and regional or sectional diversities। यानी किसी भी तरह का डाइवर्सिटीज या डिफरेंस है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, चाहे उसका लैंग्वेज कुछ भी हो, कोई भी रीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी सेक्शन से बिलोंग करता हो, तो सभी के साथ हमारे अंदर क्या होना चाहिए? कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। सबके लिए हमारे अंदर एक ही भावना होनी चाहिए, सबके लिए हमारे अंदर एक ही फीलिंग होनी चाहिए, सबके लिए हमारे अंदर ब्रदरहुड होना चाहिए। ये भी हमारा क्या है? एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। एंड द नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज, हमारा जो भी हेरिटेज है हमारे कंट्री का, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा हेरिटेज है, उसका रेस्पेक्ट करना, ये भी हमारा क्या है? ड्यूटीज़ है। क्लियर है? टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी एक हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अभी तक आप देखे थे जो भी था वो पर्सनली था, है ना, बट यहाँ 6 नंबर आप देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी क्या है? हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्लियर है? इट मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे। सो हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है? पॉल्यूशन रिड्यूस होता है। तो ये भी एक तरह का फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर, है ना। जो भी फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर्स है, उसका प्रोटेक्शन करना, वाइल्ड लाइफ है, उसका प्रोटेक्शन करना, ये भी हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज डेवलप साइंटिफिक स्पिरिट, जो भी साइंटिफिक स्पिरिट होता है, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जो भी रिफॉर्म होता है, जो भी सुधार होता है, जो भी साइंटिफिक ढंग से जो भी वर्क होता है, तो उसका भी, उसके लिए उसे भी डेवलप करना, उसे भी आगे बढ़ाना, है ना, ये भी हमारा क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। अंडरस्टैंड? टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्स्योर वायलेंस, है ना। जो भी जहाँ पे वायलेंस होता है तो उसको कंट्रोल करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। जो भी पब्लिक, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी में होता है, जैसे हो गया पार्क हो गया, है ना, जैसे सिनेमा हॉल हो गया, ये सब का प्रोटेक्ट करना, ये भी क्या है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज डिफेंडिंग द कंट्री। डिफेंडिंग द कंट्री मीन्स ये हुआ कि अपने देश को बचाना, अपने देश को एक तरह का प्रोटेक्ट करना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस
व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो। दैट मीन्स ये हुआ अपने कंट्री को डिफेंड करना, अपने कंट्री को बचाना। एंड जब जरूरत पड़े देश के लिए, अगर नेशनल सर्विस जरूरत पड़े, दैट मीन्स ये हुआ जब भी जरूरत पड़े देश के लिए जान देने का, तो अगर हम लोग नेशनल सर्विस के लिए अपने कंट्री में वर्क करते हैं, अपने कंट्री के लिए जान देते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यानी अपने देश को बचाना, अपने देश का डिफेंडिंग करना, ये भी हमारे लिए क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. That means ये हुआ कि हम लोग ऐसा वर्क करेंगे जो कि हमारे कंट्री को हायर लेवल पे ले जा सके, हमारे कंट्री में, है ना, हमारा कंट्री क्या एक अचीवमेंट मिले, हमारा कंट्री हायर लेवल पर जाए, हमारा कंट्री डेवलप करे, है ना। तो हम लोग ऐसा वर्क करेंगे, ऐसा एक्सीलेंट वर्क करेंगे, ऐसा वर्क करेंगे कि हमारा देश जो है आगे बढ़े, हमारा देश हायर लेवल पर जाए। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। नथिंग कैन बी गॉट विदाउट पेइंग अ प्राइस, एवरी राइट इम्प्लाइज सम ड्यूटी। कोई भी चीज जो है बिना प्राइस से पेइंग नहीं किया जा सकता। इट मीन्स यहाँ पर ये हुआ, यहाँ मनी से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स ये हुआ कि जो हमें राइट मिला है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसके लिए हमें पे भी करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमें राइट देती है, उसके लिए पे करना पड़ेगा। पे मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि हमारा भी कुछ ड्यूटीज़ बनता है, हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है कि हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। जब हमारे लिए देश इतना कर रही है, जब हमारे लिए गवर्नमेंट इतना कर रही है, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है कि हम भी यहाँ अपने देश के लिए कुछ करें, है ना। तो यही हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। These duties make us good and responsible citizen। ये ड्यूटीज क्या होता है, ये जो आप 10th नंबर ड्यूटीज देख रहे हैं, ये ड्यूटीज हमें क्या करता है, और यू कैन से दैट जो भी ड्यूटीज हमें दिया गया है 10 ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन और बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या करता है, अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन बन जाते हैं। ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू मेक द सिटीजन्स पैट्रियोटिक, है ना, उसे क्या बनाता है, पैट्रियोटिक बनाता है। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्त, है ना। एंड मेक देम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। और क्या होता है कि इससे हमारे अंदर ये रियलाइज हमें होता है कि आज़ादी क्या चीज़ है ना, एक गुलाम बन के रहना क्या चीज़ था, और अभी आज़ादी हम आज़ाद हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये तब हमें समझ में आता है जब हम लोग अपने ड्यूटीज़ को निभाते हैं। अगर हम लोग सिर्फ अपने राइट को लेते हैं तो उससे हमें उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है ना। हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ था, या गुलामी की ज़िंदगी क्या होती है, आज़ादी की ज़िंदगी क्या होती है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर हमें सिर्फ राइट हम लोग सिर्फ लेंगे। जब तक हम लोग राइट के साथ साथ, राइट भी ज़रूरी है, जो हमें फंडामेंटल राइट है वो भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं, तब हमें पता चलेगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। आज़ादी की क्या इम्पोर्टेंस है तब हमें पता चलेगा। क्लियर है? द ड्यूटीज हैव बीन एडेड टू प्रमोट द आइडिया ऑफ हार्मनी इन इंडिया अमंग द पीपल टू स्ट्रेंथन एंड द नेशन। ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ये इसलिए किया गया था कि हमारे बीच में ब्रदरहुड हो, हमारा कंट्री डेवलप करे, एक हमारे अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज एफर्ट्स मेड फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू रियलाइज देयर राइट्स। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोशिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये सभी जो भी हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े थे, है ना, तो ये सबको रियलाइज कराने के लिए, है ना, रियलाइज देयर राइट्स, यानी राइट्स को रियलाइज कराने के लिए क्या एफर्ट्स किया गया है, तो उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे।
फर्स्ट में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15(1) आर्टिकल अकॉर्डिंग क्या है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, रेस, सेक्स, कास्ट और बर्थ प्लेस, चाहे वो कोई भी कास्ट बिलोंग करता हो, है ना, कोई भी सेक्स हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, उसका बर्थ प्लेस क्या है, इसके बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 15(1). आर्टिकल 15 यानी आर्टिकल मीन्स होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो आर्टिकल में लिखा हुआ है, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीज मेंशन है, ठीक है। तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। एट दिस टाइम आप ब्रीफली में से समझ लें आर्टिकल क्या है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें मेंशन है वो सभी चीज़ों के एक आर्टिकल है, तो हम लोग उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग समझ जाते हैं कि ये चीज़ हमें किस आर्टिकल के मिला हुआ है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है, अंडरस्टैंड। तो आर्टिकल 15(1) में ये मेंशन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और बर्थ प्लेस। क्लियर है। बट if any special provision is made for the backward class including the scheduled caste and the scheduled tribe, it will not be considered discrimination। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो लोअर कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट, SC ST के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया गया था बिफोर टाइम में एंड एंशिएंट टाइम में, तो अगर इससे अगर कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट विल नॉट बी कंसीडर्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या करता है, बैंड करता है अनटचेबिलिटी को, यानी छुआछूत जो था हमारे समाज में उसको खत्म किया गया है आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग, है ना। ये क्या हो गया, अब इट इज़ अ पनिशेबल, नाउ इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25(2)(b), all the religious institution of the Hindus will remain open for all the Hindu sections and classes। इट मीन्स ये हुआ कि जो भी हिंदूज का जो भी रिलीजियस प्लेस है लाइक टेम्पल, है ना, या कोई भी चीज़ें हो, यहाँ पर सिर्फ हिंदूज की बात ही नहीं है, कोई भी रिलीजन हो, चाहे मुस्लिम रिलीजन हो या जैन रिलीजन हो, बौद्ध हो या सिख हो, है ना, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन हो, उसका जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, जो भी धार्मिक जगह है वो सबके लिए ओपन रहेगा, उसमें सबको जाने का हक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25(2)(b। क्लियर है। And the next is according to article 29(2), admission to any educational institution of the government or government aided institution cannot be denied to any citizen of India on the basis of creed, caste, race or languages। It means ये हुआ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी को ये राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29(2) कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन लेना, है ना, उस इंस्टीट्यूशन में उसे पढ़ना, ये उसका राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 335 फुल कंसिडरेशन विल बी गिवन टू क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs, है ना। SC और STs को स्पेशल अपॉइंटमेंट क्या होता है इन द सर्विस एंड द पोस्ट इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, यानी SC ST को एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि इसे क्या बोलते हैं वो आरक्षण मिला हुआ है ना, एक रिजर्वेशन मिला हुआ है, एक स्पेशल रिजर्वेशन SC ST को, बिकॉज ये लोअर कास्ट है और इसके साथ बहुत गलत किया गया था पहले बिफोर टाइम में, तो इसे स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है ना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो सेंट्रल जॉब हो या फिर स्टेट जॉब हो, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 335। क्लियर है।
According to Article 338, the President of India will appoint a special officer who will inquire and report to the President about the implementation of safeguard guaranteed by the Constitution of for the Scheduled Caste and Tribes. It means ये हुआ कि जैसे आर्टिकल 335 के अकॉर्डिंग SC/ST को स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है इन गवर्नमेंट जॉब, एंड आर्टिकल 338 के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करता है फॉर SC/STs, कि SC/STs का जो भी स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है उसे इम्प्लीमेंट कराए, उसे लागू कराए, उसका सेफ गार्ड बोर्ड है, उसे गारंटी दे, उसको वो चीज़ मिले। क्लियर है? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्पेशल ऑफिसर। अंडरस्टैंड? Now next is, according to Article 339, a commission will be instituted for inquiry and report to the President about the administration of scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes in the states. It means ये हुआ कि 339 आर्टिकल अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेसिडेंट एक कमीशन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है ना, वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है एंड रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इट मीन्स ये हुआ कि उसके वेलफेयर के लिए उसको वो चीज़ मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू 339 एक डिपार्टमेंट बनता है, तो वो डिपार्टमेंट उस चीज़ के लिए इंक्वायरी करता है, उसके बारे में रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को। क्लियर है? एंड द नेक्स्ट इज आर्टिकल 46 ऑफ Directive principles of state policy provide that the state will protect and develop the educational and economic interest of the weaker section। जो भी weaker section है, जो गरीब है या जो भी weaker communities belong करता है, शेड्यूल कास्ट SC/STs है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को है ना, और ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उसे इकोनॉमिक हेल्प करना। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है गवर्नमेंट का कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 46 दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें आप लोग नया अभी होगा, आप जब और चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में सब चीज़ आ जाएगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप सिर्फ यहाँ ये समझें आर्टिकल 46 हमें क्या प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कराना वीकर सेक्शन को। क्लियर है? आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 332 गिव द राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। है ना, स्टेट असेंबली हो या लोकसभा हो, आप लोकसभा जानते ही होंगे जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा होता है, तीनों मिलके पार्लियामेंट बनता है। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू 330 एंड 332 आर्टिकल, वहाँ क्या होता है, एक सीट रिजर्व रहता है, कुछ सीटें रिजर्व रहता है SC/STs के लिए। वो सीट पर सिर्फ और सिर्फ यही कास्ट रह सकता है। क्लियर है? नाउ इफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इफर्ट्स किया गया है, कुछ कोशिशें किया गया है ना, इन परसुएंस ऑफ द एबव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यानी जो भी आप ये सब पढ़े हैं अभी आर्टिकल इतना भी, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको लागू करने के लिए, इसको कैरी आउट करने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ इफर्ट किया है, कुछ कोशिश किया है। जैसे फॉर एग्जांपल सम जॉब्स अंडर द गवर्नमेंट आर रिजर्व। कुछ जॉब गवर्नमेंट जॉब होता है जिसमें रिजर्व रहता है सीट। SC के लिए 15%, शेड्यूल यानी ST के लिए 7/1/2% एंड OBCs के लिए 27%। क्लियर है? नंबर 2 में है सम सीट्स फॉर देम आर ऑल्सो रिजर्व इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कुछ सीट SC/ST एंड OBC के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इट मीन्स कॉलेज स्कूल में रिजर्व रहता है कि वो सीट सिर्फ और सिर्फ SC/ST और OBC को ही मिलेगा। एंड द थर्ड इज सम constituencies of the Lok Sabha and the state assemblies are reserved for the scheduled caste and scheduled tribe candidates।
यानी कुछ कंस्टिट्यूएंसीज यानी कुछ लोकसभा एरिया जो है, क्षेत्र जो है वो लोग मतलब एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही रिजर्व कर दिया गया है ताकि उसका ही वेलफेयर हो। क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इज कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ SCs एंड STs इन वेरियस सर्विस। यानी कोचिंग और ट्रेनिंग भी कराया जाता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए SC ST को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो वेरियस सर्विस कंट्री को दे सके। क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कोर्सेज। कोई भी जो इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल कोर्सेज करता है, तो वो SC ST अगर कास्ट रहता है तो उसके लिए बुक्स भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। क्लियर है। एंड द नेक्स्ट स्कॉलरशिप एंड पैसेज ग्रांट फॉर हायर एजुकेशन एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स होता है विदेश, क्या होता है, फॉरेन, है ना। अदर कंट्री में अगर पढ़ना चाहता है SC ST, है ना, तो उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और जो लोअर कास्ट होता है और सभी के लिए भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है अगर आप अदर कंट्री में पढ़ना चाहते हैं। यहाँ ईयर इज़ नॉट अबाउट ओनली स्पेसिफिक कास्ट, ईयर इज़ अबाउट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है ये सभी के लिए है। स्कॉलरशिप की बात अगर करेक्ट कीजिएगा तो ये सभी के लिए है। अगर आप अदर कंट्री में पढ़ना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। कंडीशन ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल फैसिलिटीज टू SC ST गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। अब क्या होता है कि जो आप देखते होंगे जैसे कस्तूरबा गांधी हॉस्टल का बार आप सुने होंगे इसका नाम, तो ये सब क्या होता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक स्पेशल हॉस्टल्स बनाया जाता है ताकि वहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट रह सके। क्लियर है। जैसे अगर आप बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आप जानते हैं GD कॉलेज है, तो GD कॉलेज में SC ST के लिए एक स्पेशल हॉस्टल है, वहाँ SC ST रहता है। आप कस्तूरबा गांधी हॉस्टल के बारे में नाम सुने होंगे, उसमें भी क्या होता है, लोअर कास्ट को पढ़ाया जाता है, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी रहता है, फूडिंग एंड हॉस्टल बोथ रहता है, तो वहाँ SC ST रहता है। दैट मीन्स ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है ये सारा एफर्ट करती है, कोशिश करती है कि जो भी लोअर कास्ट है उसके साथ बिफोर टाइम डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, तो एट प्रेजेंट उसे इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो समाज में इक्वल हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट इज लॉन्चिंग वोकेशनल ट्रेनिंग इन ट्राइबल एरियाज। अब ट्राइबल एरिया में क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग किया जाता है, करवाया जाता है ना। प्रमोशन ऑफ फीमेल लिटरेसी, यानी आप जानते हैं कि फीमेल यानी गर्ल्स ज़्यादा नहीं, गर्ल्स का पढ़ने का परसेंटेज कम है, तो इसको प्रमोट करने के लिए क्या ट्रेनिंग लॉन्चिंग किया जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन किया जाता है। क्लियर है। नो पर्सन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टेम्पल्स। कोई भी पर्सन जो भी SC ST बिलोंग करता है, लोअर कास्ट है, तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है रेस्टोरेंट या होटल्स या टेम्पल्स में डालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। दे कैन नॉट बी डिनाइड द यूज ऑफ पब्लिक वेल्स और टैंक। उसे मना नहीं किया जा सकता है पब्लिक वेल्स एंड टैंक को यूज करने के लिए। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड क्लिनिक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। पब्लिक हेल्थ सेंटर यानी हॉस्पिटल्स ओपन किया जाता है रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में और ट्राइबल एरिया में। क्लियर है। सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैव बीन सेट अप। अब सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट बना दिया जाता है ताकि वो यूनियन टेरिटरीज हो या स्टेट हो, ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देता है ताकि उसे प्रमोट किया जा सके। क्लियर है। नाउ नो डाउट्स मच हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्ट of the scheduled caste and scheduled tribes, but still much depends on the cooperation of society and change in the attitude of the people। अगर हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करती है SC ST को आगे बढ़ाने के लिए, SC ST को प्रमोट करने के लिए, बट हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिस उनके एटीट्यूड को हम लोग बदल नहीं पाते हैं, उनके सोच को हम लोग बदल नहीं पाते हैं, तो फिर भी ये चीज़ें हमारे समाज में रहता है। उसके साथ
गलत ट्रीट किया जाता है। द पीपुल मस्ट ट्रीट एवरीबडी अलाइक, हमें हर किसी को बराबर ट्रीट करना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। प्रोग्रेस इज स्लो बट ग्रेजुअली थिंग्स आर इम्प्रूविंग, प्रोग्रेस स्लो होता है लेकिन ग्रेजुअली होना चाहिए। द पीपुल बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स आर बिकमिंग इकोनॉमिकली एंड सोशली बेटर ऑफ, इससे क्या होगा कि वो इकोनॉमिकली एंड सोशली आगे बढ़ेगा। दिस वॉज वाट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड। हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, ड्राफ्ट किया गया था, तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि हमारे अंदर ब्रदरहुड हो, है ना, सभी कास्ट, सभी जो है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सब एक जैसा हो। क्लियर है? तो आप इसे वन बाय वन केयरफुली रीड करें एंड अपने नोटबुक्स में मेंशन कर लें। मोर एंड मोर मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर नाउ बिकमिंग, अगर हम लोग SC/ST की बात करेंगे तो एट प्रेजेंट आप जानते हैं टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS सभी लोअर कास्ट से भी बन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट ज़्यादा कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये इक्वल हो जाए ताकि इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आई होप कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। क्लियर है? अगर आप नहीं समझे हैं तो वन बाय वन आप फिर से पार्ट 1 वीडियो देखें, फिर पार्ट 2 देखें एंड देन इस वीडियो को देखें। तब क्या होगा कि आप इजीली समझ जाएंगे। फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर रिपीट करके देखें, तब जाके आप जरूर समझ आएंगे, क्योंकि बार बार देखने से क्या होता है कि हमें हर चीज़ को इजीली समझ में आता है। क्लियर है? नाउ टुडेज वर्क फॉर यू, मेक अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल। जो भी स्कूल में, आपके स्कूल में जो भी अलग अलग स्टूडेंट के लिए जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके लिए आप उसका एक लिस्ट बनाएं। मेक अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज टुवार्ड्स योर नेबर्स, यानी आपके नेबर्स के लिए आपका क्या ड्यूटीज़ है। विच यू कंसीडर इम्पोर्टेंट, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे लिस्ट करें। एंड विच ड्यूटीज़ रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय देम केयरफुली, और कौन सा ड्यूटीज जो है उसके द्वारा फॉलोड किया जाता है या फॉलोड करना चाहिए, वो सब का लिस्ट बनाएं। तो ये आपका एक एक्टिविटी टाइप का, एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मैं होमवर्क दिया हूँ, तो इसे आप ज़रूर करें, है ना, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्लियर है? आप क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लें, बिकॉज यू नो दैट कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज हमारे कंट्री में पॉजिटिव केस 1 लाख क्रॉस कर चुका है ना। तो अभी जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई थिंक दैट कि 1,50,000 लगभग हो गया है। सो हमें इस कोरोना वायरस से लड़ना है, हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। सो डोंट बी अफ्रेड अबाउट लॉकडाउन और कोरोना वायरस। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए, है ना। देन क्या होगा कि हम लोग इस डिजीज़ से, इस पेंडेमिक से इजीली लड़ पाएंगे। घबराएं नहीं, सभी को सपोर्ट करें। आपके आसपास में जो भी ज़रूरतमंद हैं उसे हेल्प करें, क्योंकि पुण्य करने का, है ना, अच्छा करने का मौका बार बार नहीं आता है। अभी ये मौका है, आप जितना ज़्यादा हो सके आपके पास जो कुछ है लोगों को मदद ज़रूर करें, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक सोर्सेज जो है बहुत लोगों का ख़त्म हो गया है। सो आई रिकमेंड यू एंड आई रिक्वेस्ट यू, आई स्ट्रांगली रिक्वेस्ट यू ऑल दैट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिया है गॉड ने, अगर आपको अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी खुदा ने दिया है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर निभाएं। जिसे भी जो चीज़ ज़रूरत है आप ज़रूर पूरा करें। जिसके घर में राशन नहीं है, अगर आपके पास है तो आप उसे ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि पुण्य करने से अच्छा लगता है। एक बार करके तो देखिए।
क्लियर है? सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही ज़िंदगी नहीं है, थोड़ा सा नेकी भी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा समाज सेवा भी करना चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैं तो बच्चा हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? आई नो कि आप बच्चा हैं, आप अर्निंग नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, बट मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास है तो, है ना, अगर आपके पास है तो ज़रूर हेल्प करें जिसे ज़रूरत है। ये ऐसा पेंडेमिक है, ये समय ऐसा है कि हम लोग सभी साथ मिलकर इस डिजीज़ से लड़ें, इस पेंडेमिक से लड़ें, इस कोरोना वायरस से लड़ें। क्लियर है? एंड आप गॉड से ये प्रे करें कि जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए, ताकि इस डिजीज़ से, इस पेंडेमिक से हमें छुटकारा मिल जाए। क्लियर है? अंडरस्टैंड? सो डोंट बी अफ्रेड अबाउट लॉकडाउन। लॉकडाउन को एंजॉय करें, लॉकडाउन का सही इस्तेमाल करें, ताकि आप इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकेंगे, बिकॉज ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू टू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।